हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस ब्यूटीफुल से चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट स्टडीज़। और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ नया सिखाने वाला हूँ, कुछ यूनिक सिखाने वाला हूँ। और जो भी पढ़ाने वाला हूँ वो एकदम क्रिस्प पढ़ाने वाला हूँ, कंसाइज पढ़ाने वाला हूँ। और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपने इस लेक्चर के थंबनेल में देखा था कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम फाइनली हमारी क्लास 11 फिज़िक्स का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो चल रहा था जिसका नाम था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसको कंटिन्यू करेंगे, उसका पार्ट 3 करेंगे और ये इसका लास्ट पार्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। ध्यान रखना, ये M1 है, ये M2 है, ये 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है। आपको यहाँ पर M1 और M2 दोनों निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको सिर्फ M निकालना है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि हम यहाँ पर T कहाँ पे माने। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे T मानते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे T, तो यहाँ पे T/2, यहाँ पे T/2। ठीक है, कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर t मानते हैं तो यहाँ पे t, यहाँ पे t, यहाँ t/2, यहाँ t/2, यहाँ भी कैलकुलेशन खराब है। तो एक अच्छा ऑप्शन ये दिख रहा है मेरे को कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ टी। ठीक है, तो यहाँ 2t 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 4t आ गया। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मान लो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन t है। ठीक है, इसमें t, तो स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, इसमें भी t। ठीक है, तो टी 2t, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, 2t ऊपर की तरफ 4t। ठीक है, 4t स्ट्रिंग सेम, 4t ऊपर की तरफ 8t। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो अब इसके बाद आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ऊपर की तरफ टी लग रहा है तो नीचे की तरफ 20 न्यूटन लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपल बता सकते हो कि टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 न्यूटन एक तरीके से निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही टी की वैल्यू 20 न्यूटन आ गई, आप एक तरीके से, वैसे तो आपका डायरेक्टली आंसर यहीं से आ जाएगा कि 4t की वैल्यू जब आप mg के बराबर करोगे। ठीक है, तो 4t की वैल्यू जब आप एक तरीके से mg के बराबर करोगे, है ना, तो यहाँ से टी की वैल्यू 80 न्यूटन है, तो सॉरी 20 न्यूटन है, तो 4 इंटू 20 80, 80 बराबर एम जी। तो एम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। ठीक है, बट मैं आपको ये कहूँगा कि देखो है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताता हूँ। मैंने ये गलती जानबूझ के करी है जिससे कि आपको फ़र्क समझ में आए। ठीक है, देखो पहली बात तो यार ये, ठीक है, कि इस वाली अगर मैं टी को इसके बराबर करूँ 20 न्यूटन की, टी की वैल्यू 20 न्यूटन आ रही है, थोड़ी देर के लिए इसको करना, 2t की वैल्यू 30 के बराबर करना, नीचे की तरफ 30 लग रहा है, तो जब आप 2t की वैल्यू 30 न्यूटन के बराबर करोगे ना, तो t की वैल्यू आ जाएगी 15 न्यूटन। यहाँ से t की वैल्यू 15 न्यूटन आ रही है, यहाँ से t की वैल्यू 20 न्यूटन आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सवाल गलत है। ठीक है, मैंने जानबूझ के ही मिस्टेक करी है ताकि आपको फ़र्क समझ में आए। इसका मतलब ये सवाल ही गलत है। सवाल गलत होने का पता है क्या मतलब है, कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि एक तरफ टेंशन की वैल्यू 15 न्यूटन आ रही है, एक तरफ 20 न्यूटन आ रही है। इसका मतलब ये सवाल में ही अपना कॉन्ट्राडिक्शन है। पिछले 2 सवालों में हमने देखा था कि वहाँ पर टेंशन की वैल्यू एक ही आ रही थी, सवाल आसानी से सॉल्व हो रहा था। बट इन तरह के सवालों में ऐसा रहता है, मतलब ऐसा कोई सवाल जनरली पूछा तो नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने इक्विलिब्रियम पे दिया है बट ये इक्विलिब्रियम में ही नहीं है सिस्टम। ठीक है, तो एक तरीके से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर डेटा ही कुछ ऐसा बनाया जिससे कि मेरा सवाल ही गलत हो गया। ठीक है, तो इसी कारण ये सवाल जो है बेसिकली इसको हम ड्रॉप करते हैं। ठीक है, बस मेरा इस सवाल को लेने का सिंपल सा मोटिव इतना सा था कि आप समझ पाओ कि हो सकता है कभी कभी सिस्टम जो हो वो इक्विलिब्रियम पे ना हो और सवाल ही गलत हो। ठीक है, अगर कभी टेंशन की वैल्यू एक ही क्वेश्चन में अलग अलग आ जाए ना, टी की वैल्यू 20, टी की वैल्यू 15, इसका मतलब समझ जाना कि सवाल में ही गड़बड़ है, आप में गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो बस यार थोड़ा सा मजाक करा मैंने इस सवाल के साथ आपके साथ। ठीक है, सवाल से आपके साथ अभी करते हैं इसको इरेज। ठीक है, तो ये वाला सवाल तो आप समझ के कैसे करना है, इसी बहाने आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। ठीक है, कि आपको सही गलत का मतलब समझ में आ गया। अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको भी आप देखना, हो सकता है ये भी गलत हो। ठीक है, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने डेटा पता नहीं क्या बना दिया है। ठीक है, बट कोई ना, आप देखना इसको। ठीक है, इसको आप होमवर्क में लगाना। ठीक है, मतलब ये हमने क्वेश्चन तो बिल्कुल देखो सही अप्रोच से किया है, बट तब भी इसका ठीक है, ये क्वेश्चन ही ड्रॉप्ड है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे ही नहीं है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, अच्छे से इसको ट्राई करना, लगाना, सॉल्व करना, और इसका जो आंसर है वो कमेंट में देना। ठीक है, अगर आंसर आ रहा है तो करना, और अगर आंसर नहीं आ रहा है तो मुझे बताना। ठीक है, इसका मतलब ये सवाल भी इसी के जैसा हो गया, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इस वाले सवाल में सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, अब मैं यार आपको ना एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। ठीक है, फिर हम इस वाले टॉपिक को भी एंड करेंगे एक दो क्वेश्चन और के साथ। ठीक है,
एक होता है इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। एक बार मैं आपको थोड़ी सी इंक्लाइंड प्लेन की नॉलेज दे देता हूँ, उसको पुली के साथ मिक्स करके आपको सवाल करवा देता हूँ, ठीक है। बस हमारा काम खत्म है फिर पुली का, ठीक है। पुली में आपको अगर इतने सवाल भी आते हैं तो काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के सवाल करवा दिए हैं, ठीक है। बाकी तो हर सवाल करने की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, बट तब भी मैं इस छोटे से लेक्चर में जितना कवर कर सकता था मैंने कर दिया पुली से रिलेटेड, ठीक है। बाकी अभी 2-3 चीज़ें और बची हैं छोटी-छोटी, उनको भी ख़त्म करते हैं जल्दी-जल्दी, ठीक है। उसके पहले आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। पहले मैं इंक्लाइंड प्लेन समझाऊँगा, फिर मैं इसके ऊपर 1-2 सवाल करवाऊँगा, ठीक है। उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं पुली के साथ मिक्स करके कराऊँगा इससे सवाल, ठीक है। पुली के साथ मिक्स करके आपको सवाल दूँगा करने को, आप करना, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, देखो जैसे कि सिंपल हमारी ये ग्राउंड होती है, सड़क होती है, ठीक है। अगर मैं इसको किसी एंगल पे उठा दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर दूँ, किसी एंगल पे उठा दूँ इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राउंड थी, मैंने इसको किसी एंगल पे उठा दिया, ठीक है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन हो गई। जैसे वो नहीं होता जिसमें बच्चे एक तरीके से यहाँ पे बैठ के नीचे आते हैं, है ना, झूला टाइप का होता है, वही चीज़, ठीक है। इसी को हम इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। मान लो किसी एंगल थीटा पे मैंने इसको उठा दिया, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इस पे कोई बच्चा है जिसका मास जो है वो m है, ठीक है। तो इसकी फिजिक्स क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। देखो इसकी फिजिक्स यार सिंपल होती है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी चीज़ अगर हवा में ही तो है एक तरीके से, ठीक है, या कहीं पे भी है दुनिया के किसी भी कोने में, तो आपको mg लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। आपको mg लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर बेसिकली mg लगा दिया, ठीक है, नीचे की तरफ आपने mg लगा दिया, सिंपल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ना हमें यार थोड़ी सी मैथमेटिक्स ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या होती है यहाँ पर? मैथमेटिक्स सिंपल ये होती है, ठीक है, कि है ना, मैथमेटिक्स यहाँ पर क्या होती है, पहले मैं लाइन सीधी कर दूँ क्योंकि mg हमेशा स्ट्रेट लगता है, ठीक है। सिंपल सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। नीचे की तरफ mg लग गया, ठीक है। अब एक चीज़ और है, इधर की नीचे की तरफ mg लगा है, ठीक है, क्या उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर की तरफ लगेगा? सरफेस के साथ कांटेक्ट में, तो इसके द्वारा, ये जो सरफेस है इसके द्वारा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये इसके ऊपर एक तरीके से नॉर्मल रिएक्शन लग गया इधर की तरफ, ठीक है। अब एक बात का आप यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ी सी मैथमेटिक्स होती है, ठीक है। मैथमेटिक्स यहाँ पर वो ये होती है, ठीक है, कि मान लो थोड़ी देर के लिए जो ये वाला एंगल है, ठीक है, ठीक है, मतलब मानना क्या है, सिंपल, ठीक है, ध्यान रखना बस आप इस बात को, ताकि सवाल आपके जल्दी हो जाए। क्योंकि ऐसा क्यों होता है उसको जानने के लिए आपको मैथमेटिक्स समझनी पड़ेगी, वो हमारे पास समझने का टाइम नहीं है। अभी के लिए बस आप ऐसा ध्यान कर लो कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल होता है ना बेसिकली नॉर्मल से बिल्कुल सीधा आता हुआ एंगल mg से, ठीक है, ये वाला जो एंगल होता है ना ये भी थीटा होता है, ठीक है ना, ये भी एंगल थीटा होता है ड्यू टू मैथमेटिक्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये अगर mg है और ये वाला एंगल थीटा है, तो mg का एक कॉम्पोनेंट इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट जाएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, कौन सा कंपोनेंट जाएगा? कंपोनेंट जाएगा mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा, और एक mg का कंपोनेंट आगे की तरफ जा रहा होगा mg sin थीटा, सिंपल, ठीक है। बस यही इसकी फिजिक्स होती है, ठीक है। यही इसका आगे की तरफ कंपोनेंट जा रहा होगा mg sin थीटा, ठीक है। तो हम जनरली ऐसा देखते हैं कि अगर कोई बच्चा एक तरीके से झूला वूला झूल रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा जनरली, वहाँ तो खैर फ्रिक्शन भी होती है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दूँ, ठीक है, फ्रिक्शन को मैंने निगलेक्ट कर दिया और मैंने ऐसा बोल दिया कि यार कोई बच्चा जो है वो झूला झूल रहा है, ठीक है, यहाँ पे चढ़ गया और नीचे की तरफ फिसल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, उसको कौन सा फोर्स लेके आ रहा है? अगर फ्रिक्शन को मैं निगलेक्ट कर दूँ तो उसको ये वाला फोर्स लेके आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। उसको ये वाला फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ घसीट रहा है, नीचे की तरफ लेके आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल और mg cos थीटा आपस में बराबर है, क्योंकि बॉडी का ना मोशन ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है, ठीक है। बॉडी का मोशन सिर्फ इधर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? mg cos थीटा के, ठीक है। और mg sin थीटा जो होगा वो उसको नीचे की तरफ लेके आ रहा होगा इधर की तरफ, ठीक है। mg sin थीटा उसको नीचे की तरफ मोशन करा रहा होगा, ठीक है। यही होता है हमारा इंक्लाइंड प्लेन वाला मोशन। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है, कि इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई बॉडी रख दी तो नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा। एंगल थीटा पे अगर हम कर दे तो mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg sin थीटा नीचे की तरफ लेके आएगा, ठीक है। और नॉर्मल और mg cos थीटा हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि बॉडी का जो मोशन है ना वो इधर की तरफ नहीं हो रहा है, ठीक है। बॉडी का मोशन सिर्फ और सिर्फ इधर की तरफ हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक तरीके से मिक्स करके पढ़ाता हूँ। मिक्स करके इसके एक दो हम सवाल करते हैं, किसके साथ? पुली के साथ, ठीक है। पुली के साथ मिक्स करके हम इसके आपको सवाल करवाते हैं, इक्विलिब्रियम और पुली के साथ मिक्स करके। इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से फील आएगी। जैसे कि हम पुली पे सवाल देखें ना यार, तो पुली पे कुछ इसी तरीके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं ये 2 लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि यार लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है।
इतना ज़्यादा लंबा लेक्चर अगर मैं अपलोड करूँगा तो बच्चे डर के मारे देखेंगे नहीं, बट उनको क्या पता इस लेक्चर में सब कुछ ही कवर मैं कर चुका हूँ, ठीक है। कोई ना लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, ठीक है। इसके बाद 1-2 टॉपिक और बचे हैं, उनको और पढ़ाते हैं और फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि यार सिंपल सी बात है, एक सवाल यहाँ पर हमको ये दिख गया, ठीक है, कि मान लो यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है, ये पुली लगी हुई है, यहाँ पर एक मास m है और यहाँ से हमने दूसरी स्ट्रिंग पे एक मास लटका दिया 2 kg का, मतलब ये सेम ही स्ट्रिंग है और ऊपर से सीलिंग है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये आप करना होमवर्क में, ठीक है। ये 3 kg है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, सबसे पहले तो इधर अगर टेंशन T है तो इधर भी टेंशन T हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ टेंशन हो जाएगा 2T, ठीक है। हमको वही मास m निकालना है, ठीक है। तो एक बात हमको पता है कि देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि m का नीचे लग रहा होगा mg, ठीक है। इधर की तरफ लग रहा होगा mg cos थीटा, इधर की तरफ लग रहा होगा mg sin थीटा, ठीक है। mg sin 30 डिग्री, mg cos 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन cos 30 डिग्री से ऐसा कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ लग गया नॉर्मल रिएक्शन और सब कुछ बराबर हो गया, ठीक है। तो इसको तो बेकार ही है, ठीक है। जो भी कुछ आएगा mg sin 30 डिग्री की वजह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियरली एक बात समझ में आ रही है कि टेंशन की वैल्यू, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, तो आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, फ्रिक्शन है नहीं, तो टेंशन की वैल्यू आ गई कितनी, mg sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, तो mg/2, ठीक है। टेंशन की वैल्यू आ गई mg/2। अगली चीज़, ये भी इक्विलिब्रियम पे है तो नीचे की तरफ लग रहा होगा 20 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और समझ में आ गई कि टेंशन की वैल्यू क्या है भैया, 20 न्यूटन है, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू 20 न्यूटन यहाँ पुट करो, तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख जाएगा 20 विल बी इक्वल टू mg/2। तो यहाँ से mg की वैल्यू आ गई 40, जी से जी की वैल्यू 10 है तो 0 कट गया, m की वैल्यू आ जाएगी 4 किलोग्राम, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। यानी कि m की क्या वैल्यू हो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, 4 किलोग्राम होनी चाहिए, तब जाके, मतलब देख रहे हो 2 किलोग्राम से 4 किलोग्राम बैलेंस हो गया, यही तो फिजिक्स है, ठीक है। मतलब सोच के देखो ना कि मतलब हम जनरली देखते हैं 2 kg से 2 kg बैलेंस होता है, बट जैसे ही मैंने इंक्लाइन किया तो 4 kg से 2 kg बैलेंस हुआ, बताओ यार, ठीक है, सिंपल। तो यही यही होता है इंक्लिनेशन वाले क्वेश्चंस का मज़ा, कि हम उनको फिजिक्स के तौर पे अगर देखें ना तो बहुत ही अलग तरीके से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया m की वैल्यू 4 kg आ गई। बाकी इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क में करना, सेम टू सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पर मैंने पुली, एक एक्स्ट्रा पुली लगा दी और कुछ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, टी टी टू टी टू टी टू, ठीक है, टू टी से ही खींच रहा होगा, 2t बराबर mg sin 60 डिग्री, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन t इज इक्वल टू 30 न्यूटन, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देख के बताना और इसका आंसर आप कमेंट में करना कि क्या आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है हुक्स लॉ एंड स्प्रिंग, ठीक है। हुक्स लॉ और स्प्रिंग का क्या मतलब होता है उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं जेई मेंस और नीट में, ठीक है। बोर्ड्स में तो उतना नहीं आता है, लेकिन जेई मेंस में आए दिन आता रहता है, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि जेई मेंस के लिए, नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है हुक्स लॉ एंड स्प्रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, फिर हम समझेंगे स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, फिर हम समझेंगे हुक्स लॉ क्या होता है, और फिर उस पर 1-2 क्वेश्चन करके आगे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि स्प्रिंग कैसा दिखता है, ठीक है। तो आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, ठीक है, कि स्प्रिंग कैसा लगता है, अलग अलग डिवाइसेस में आजकल हमको देखने को मिल जाता है, पहले भी देखने को मिलता था, ठीक है। बट फिजिक्स में हम लोग स्प्रिंग को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। और मतलब आपको एक चीज़ तो पता ही है कि यार स्प्रिंग जो होती है वो स्ट्रेचेबल होती है, अनस्ट्रेचेबल नहीं होती है, ठीक है। मतलब स्प्रिंग को हम खींच सकते हैं, स्प्रिंग को हम दबा सकते हैं, है ना, आपको पता है। बट स्प्रिंग की वो लेंथ जो उसको बिना खींचे बिना दबाए रहे, उसको हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ, ठीक है। मतलब मेरे पास, आप इमेजिन करो कि मेरे पास एक स्प्रिंग थी, ठीक है, मेरे पास एक स्प्रिंग थी, मेरे पास एक स्प्रिंग थी इतनी बड़ी, ठीक है। तो मैंने उसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है, यहाँ पर रख दिया, मैंने ना उसे खींचा, ना मैंने उसे खींचा पकड़ के, ना मैंने उसे दबाया, ठीक है। तो ना खींचने पे ना दबाने पे जो उसकी जो लेंथ ओरिजिनली है, ठीक है, मतलब उसको मैंने एज इट इज रख दिया, जितनी उसकी लेंथ होती है उसे हम लोग नेचुरल लेंथ बोलते हैं। नेचुरल लेंथ मतलब क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो इसकी मान लो थोड़ी देर के लिए जो नेचुरल लेंथ है वो एल नॉट है, ठीक है। एल नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, एल नॉट को हम बोलेंगे नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो एल नॉट क्या होता है भैया, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, मतलब हम इसको एल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग का मतलब सिंपल होता है, इट इज डिफाइंड एज द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, किसकी, स्प्रिंग की, मतलब ना हमने उसे खींचा ना उसे दबाया है, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
नेचुरल लेंथ बोलते हैं और उसको हम लोग एल नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहीं पर ही जो स्प्रिंग होता है उसी से रिलेटेड एक टर्म होता है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो उसको हम ऐसे समझते हैं, मान लो मेरे पास एक ये हिंज पॉइंट है, ठीक है, मतलब एक ये एक तरीके से फिक्स पॉइंट है। मैंने एक फिक्स पॉइंट पे क्या किया, एक स्प्रिंग को बांध दिया इस तरीके से, ठीक है। मैंने इस फिक्स पॉइंट पे स्प्रिंग को बांध दिया और मैंने यहाँ पर एक 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 स्प्रिंग के एक पॉइंट से मैंने बांधा इस फिक्स पॉइंट को और दूसरे एंड से बांध दिया मैंने एक मास को, ठीक है, सिंपल। और मैंने कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करी, मैंने ना इसको खींचा ना मैंने इसको दबाया, यानी कि इसकी लेंथ क्या मेंटेन थी, इस स्प्रिंग की लेंथ एल नॉट मेंटेन थी, ठीक है। बट थोड़ी देर बाद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया, मैंने क्या किया, मैंने इस मास को आगे की तरफ खींच दिया, ठीक है। जब मैं इस मास को आगे की तरफ खींचूंगा तो ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, तो ये स्प्रिंग भी खींचना शुरू कर देगा, ठीक है। तो मान लो मैंने इस स्प्रिंग को एक्स लेंथ तक और खींच दिया, ठीक है, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से मैंने इसको और खींच दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको और खींच दिया। ये मास है, मैं ये ग्राउंड है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको एक्स लेंथ दूरी तक और खींच दिया, ठीक है, एक्स लेंथ तक और खींच दिया। और एल नॉट लेंथ इसकी पहले से थी जो कि हमने डिस्कशन कर रखा था, ठीक है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब तक मास यहाँ पे था तो सिंपल यहाँ पर आप ऐसा सोच सकते हो कि एक एंड से मैंने स्प्रिंग को यहाँ पर फिक्स कर रखा है, एक एंड से उसके मास जोड़ रखा है, तो यहाँ पर इस मास के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैंने स्प्रिंग को खींचा ही नहीं है। अब मैंने स्प्रिंग को खींचा नहीं तो एज इट इज ऐसे सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है। बट जैसे ही आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, जैसे ही हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो हमें अपनी ओर खींचने लगता है, ठीक है। जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं वो हमें अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो इस मास को जब मैंने एक्स लेंथ तक खींचा ना, तो इसके ऊपर स्प्रिंग ने अपनी तरफ से एक फोर्स लगाया जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। मतलब इस मास के ऊपर ही जो फोर्स, आपने रियल में भी देखा होगा, आपने रबड़ में भी देखा होगा कि हम उसको ऐसे खींचते हैं तो वो अपनी तरफ खींचती है, वो खैर केस अलग है, ठीक है। बट स्प्रिंग वाले केस में आपने देखा होगा कि हम जब भी उसको खींचते हैं तो वो अपनी तरफ हमको खींचती है, ठीक है। तो जो वो अपनी तरफ खींचने वाली जो फोर्स होती है ना, इसको हम बोलते हैं एफ स्प्रिंग, ठीक है, एफ स्प्रिंग, और इसी को हम लोग स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड होता है के इंटू एक्स, ठीक है। मतलब ये जो स्प्रिंग होती है इसकी अपनी एक नेचुरल लेंथ एल नॉट होती है और इसका एक कांस्टेंट होता है, इससे रिलेटेड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है। ये हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है। के को हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट ही बोलते हैं, ठीक है। के को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। के को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल देते हैं। और ये हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है, नहीं तो ऐसे तो सारी स्प्रिंग एक जैसी हो जाएंगी। हर स्प्रिंग का के अलग अलग होता है, हर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ अलग अलग होती है। नेचुरल लेंथ सेम भी हो सकती है बट के डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो के जो होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो इसके ऊपर एक तरीके से इस मास के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगी उसको हम एफ एस पी से दिखाएंगे, ठीक है। और एफ एस पी क्या होता है, एफ एस पी होता है हमारा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, जो हमने यहाँ पर जिक्र किया है, ठीक है। और इसी स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो कितना होता है, वो होता है फोर्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय जितना खींचा है, के इंटू एक्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के इंटू एक्स, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स के लगने की डायरेक्शन क्या होगी, आप फील से ही बता सकते हो कि आपने स्प्रिंग को ऐसे खींचा तो स्प्रिंग अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, रियल लाइफ में हमने देखा है। तो ये फिर फोर्स पीछे की तरफ लग जाएगा। अगर आपने स्प्रिंग को आगे की तरफ, एक तरीके से अगर आपने स्प्रिंग को ऐसे नहीं खींचा होता, अगर आपने इस मास को आगे किया होता तो स्प्रिंग क्या करता है, इस मास को दूर फेंकने की कोशिश करता है, ठीक है, दूर फेंकने की कोशिश करता, तो स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लग जाता, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल आपको और दिखा देता हूँ कि आपने क्या किया, इस बार इस मास को एक तरीके से आगे की तरफ नहीं खींचा, इस बार आपने इसको आगे की तरफ, ठीक है, इस तरफ खींच दिया, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, मान लो आपने इसको एक्स लेंथ तक कंप्रेस कर दिया, ठीक है, एक्स लेंथ तक कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये फोर्स भी कितना होगा, एफ स्प्रिंग होगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, के इंटू एक्स, ठीक है, इस तरीके से, है ना। यहाँ पर हम इसको, ये जो एक्स होगा ये यहाँ से दिखाएंगे, यहाँ से ये होगा एक्स हमारा, ठीक है। तो ये वाला केस तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जनरली यही वाला केस पूछा जाता है, ठीक है, कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये इस तरफ लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड के इंटू एक्स होता है और लगाने का तरीका हमारा इसी तरीके से होता है, ठीक है। के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, एफ एस पी क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, एन लॉट नेचुरल लेंथ होती है, के जो होता है वो हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये वाला केस तो खैर मैं इसको मिटा ही देता हूँ क्योंकि ये उतना परफेक्ट केस नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं क्योंकि फिर आप कहोगे एल नॉट कहाँ चला गया, ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट हो जाता है बच्चों को, इसलिए ये वाला केस रहने देते हैं।
इस पे हम फिर कभी बात करेंगे जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि उस पूरे चैप्टर में हम इसी का जिक्र करते हैं, ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखो कि मास ऐसे था, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे खींचा तो उसके ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी k इंटू एक्स, लगेगा किधर, पीछे की तरफ, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग मास को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है, ऐसे खींचा ऐसे खींचेगी। k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, FSP होता है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। यही था हमारा स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हुक्स लॉ की, ठीक है। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, हुक्स लॉ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हुक्स लॉ यार बहुत आसान होता है, वो भी स्प्रिंग से रिलेटेड ही है, इसलिए मैं फटाफट से उसको भी पढ़ा देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना जाए इसमें, ठीक है। और हम फटाफट से हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करें क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इस चैप्टर को अब 2 पार्ट्स में ही दे देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा तो आप लोग देख नहीं पाओगे। 2 पार्ट्स में होंगे तो एक पार्ट आज देख लिया, एक पार्ट कल देख लिया, ठीक है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भले ही मेरे को टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, बट मैंने इस चैप्टर में सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हुक्स लॉ की, ठीक है। ये सब चीज़ें तो कोई पढ़ाता भी नहीं है यार, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं किसकी, हुक्स लॉ की, ठीक है। यूट्यूब पे हुक्स लॉ की अगर हम बात करें तो बस इसमें कुछ नहीं है यार, ठीक है। हुक्स लॉ हमसे एक तरीके से बताता है हमको किसके बारे में, आइडिया ऑफ स्प्रिंग कटिंग के बारे में, ठीक है। मतलब आगे चल के सिंपल हार्मोनिक मोशन एक अगला चैप्टर होगा हमारा, जो कि बहुत बाद में आएगा, ठीक है। जब हम पूरी मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं उसके बाद आता है, उसमें हम एक तरीके से समझते हैं हुक्स लॉ का एक्चुअल मतलब क्या होता है और इसका मीन कहाँ से निकल के आता है, इसका जो मतलब एक तरीके से जो सार है, जो मतलब इसका बेस है वो कहाँ से आता है, ठीक है। बट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, जितना हम जाते हैं उतना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हुक्स लॉ हमको बताता है आइडिया ऑफ स्प्रिंग कटिंग के बारे में, ठीक है। हुक्स लॉ हमको किसके बारे में बताता है, आइडिया ऑफ स्प्रिंग कटिंग के बारे में, ठीक है। आइडिया ऑफ स्प्रिंग कटिंग मतलब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्प्रिंग पढ़ाया था ना, मतलब जो अभी जस्ट हम स्प्रिंग पढ़ के आए हैं, अब हम उसको काट देंगे, ठीक है। सिंपल, जैसे हमारे पास ये एक स्प्रिंग दे दिया, ठीक है, ये एक स्प्रिंग दे दिया, ठीक है। तो मान लो इसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो k है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट नहीं, मान लो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है, ठीक है। और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए मैंने L नॉट बोल दी, ठीक है। अब मेरा क्या मन हुआ, ठीक है, मेरा क्या मन हुआ, पता नहीं मेरे को कौन सी गुस्सा आई, मेरे को कौन सा किसके ऊपर गुस्सा था, ठीक है। मैंने इसी स्प्रिंग को 3 पार्ट्स में काट दिया, ठीक है, खचाक खचाक खचाक, ठीक है, मतलब सॉरी ये तो 4 पार्ट हो गए, मैंने इसको 3 पार्ट में काट दिया, खचाक खचाक, ठीक है। तो मैं इसको 3 पार्ट में काट दूंगा, एक छोटा सा स्प्रिंग ये हो गया, एक छोटा सा स्प्रिंग ये हो गया, एक छोटा सा स्प्रिंग ये हो गया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, ठीक है। हुक्स लॉ ही समझा रहा हूँ मैं आपको। हुक्स लॉ का जो डिटेल वर्जन है वो तो एसएचएम में ही आएगा, वो मैं अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि उसके पहले आपको बहुत कुछ आना चाहिए, बट जितना इंपॉर्टेंट है उतना बताता हूँ, ठीक है। कि ये हमें आइडिया ऑफ स्प्रिंग कटिंग देता है, ठीक है। और मान लो यहाँ पर मेरे पास एक कोई बड़ा सा स्प्रिंग है जिसका बार बार फोर्स कांस्टेंट क्यों निकलना है मुझसे, जिसका जो बेसिकली हाँ स्प्रिंग कांस्टेंट के है, नेचुरल लेंथ उसकी एल नॉट है, ठीक है। उसको हमने कट कर दिया 3 पीसेस में, 1 2 3, ठीक है। मान लो जब हमने कट किया, ठीक है, तो इसका जो फोर्स कांस्टेंट था वो K1 था, इसकी जो लेंथ थी वो L1 थी, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। इसका जो बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K2 हो गया, इसकी जो लेंथ है वो L2 हो गई, ठीक है। और इस वाले छोटे सी की जो लेंथ है वो L3 है, ठीक है। और इसका जो एक तरीके से स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K3 है, ठीक है। तो हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के मुताबिक, ठीक है, हुक्स लॉ के हिसाब से हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। हुक्स लॉ के हिसाब से हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि K मल्टीप्लाई बाय L का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब K इंटू एल नॉट विल बी इक्वल टू K1 L1 will be equal to K2 L2 will be equal to K3 L3, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब हमेशा ध्यान रखना है यार, ठीक है, हुक्स लॉ के हिसाब से। मतलब ये जो पार्ट है ना, ये स्पेशली जेई मेंस में और नीट में बहुत पूछा जाता है। जेई मेंस में तो मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया था तब उसमें इसी का सवाल आया था, ठीक है, और मैं करके आया था। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी अगर स्प्रिंग को कट कर दिया जाए तो उसका K इंटू एल हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। हुक्स लॉ के हिसाब से आपको बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है, कि K इंटू एल नॉट विल बी इक्वल टू K1 L1 विल बी इक्वल टू K2 L2 विल बी इक्वल टू K3 L3, ठीक है, सिंपल। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो सार निकलता है वो ये निकलता है कि K इंटू एल जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा जब भी स्प्रिंग कटिंग होगी। इसी को ही हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे हुक्स लॉ को एक लाइन में एक्सप्लेन करो, मैं यही कहूँगा K इंटू एल विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे K होता है हमारा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, L होती है लेंथ जो ओरिजिनल वाली स्प्रिंग की है, ठीक है। मतलब L हमेशा ध्यान रखना नेचुरल लेंथ होगी, चाहे ओरिजिनल वाले की हो, चाहे कट पीसेस की हो, चाहे किसी की भी हो, बट हमेशा ओरिजिनल होगी, ठीक है।
स्ट्रेच लेंथ जो हमने एक्स अभी पिछले पार्ट में लिया था, ठीक है, जो हम जब समझा रहे थे स्प्रिंग फोर्स, एक्स का यूज बेसिकली तभी होगा जब हम स्प्रिंग फोर्स वगैरह के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। हुक्स लॉ यही होता है, के इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज आवर हुक्स लॉ, ठीक है। इसके मैं एक दो सवाल आपको करवा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको और ज़्यादा फील आ जाए और समझ में भी आ जाए कि कैसे कैसे हम सारी चीज़ों को करते हैं। इसके बाद बस एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हैं, एक कंस्टेंट मोशन बचा है और एक दो मंकी प्रॉब्लम बचे हैं, बस फिर हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके पहले बस मैं आपको एक दो सवाल करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कि मैंने यहाँ पर एक तरीके से स्प्रिंग ले लिया, ठीक है, जिसका जो फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन बना रहा हूँ बेसिकली। इसकी लेंथ थोड़ी देर के लिए मैंने बोल दी एल है, ठीक है, एल बोल दी मैंने, ठीक है, और इसका जो फोर्स कांस्टेंट है बेसिकली वो मैंने थोड़ी देर के लिए 3K बोल दिया, ठीक है, 3K बोल दिया। और ये एक तरीके से इसकी लेंथ तो एल है ही, ठीक है। इसका फोर्स कांस्टेंट नहीं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, यार बार बार फोर्स कांस्टेंट पता नहीं क्यों निकलना है मुझ से। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3K है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है। और ये एरो बनाने की जरूरत नहीं थी, चलो हटा ही देता हूँ यार, कोई गलत समझ लेगा, कहेगा इसको आता नहीं है ना। देखो देखो, ये मेरे पास एक स्प्रिंग था, ठीक है, इसकी जो लेंथ है बेसिकली वो थोड़ी देर के लिए मान लो एल है, ठीक है। इसका जो बेसिकली, अरे फिर यार बना दिया ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ। देखो हाँ एक बार और, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्प्रिंग ले लिया, इसकी जो बेसिकली लेंथ है वो थोड़ी देर के लिए एल है, और जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए मैंने बोल दिया 3K है, ठीक है। अब मेरे से सवाल वाले ने क्या कहा, मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, कट इनटू 3 इक्वल पीसेस, ठीक है। तो हमें बता दो कि यार उनका स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह क्या होगा, लेंथ तो यार आप बता ही दोगे क्या है, ठीक है। कट इनटू 3 इक्वल पीसेस, फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है, ठीक है, सबका, ठीक है। तो इसको हमने 3 पीसेस में कट कर दिया, वो भी इक्वल, तो भाई साहब इसकी लेंथ कितनी थी एल, एल को 3 पीसेस में काटोगे तो L/3 L/3 L/3, ठीक है। तो एक छोटा सा ये हो गया L/3, एक छोटा सा ये हो गया L/3, एक छोटा सा ये हो गया L/3, ठीक है। इन तीनों को जोड़ दिया तो यही बन गया, ठीक है। इसका थोड़ी देर के लिए K1 मान लो, इसका थोड़ी देर के लिए K2 मान लो, इसका थोड़ी देर के लिए K3 मान लो, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, K इंटू एल हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, यही पढ़ा था हमने हुक्स लॉ में, ठीक है। हुक्स लॉ हमारा यही कहता था K इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 3K इंटू एल विल बी इक्वल टू K1 इंटू L/3 will be equal to K2 into L/3 will be equal to K3 into L/3, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3KL विल बी इक्वल टू K1 L/3, L से L कैंसिल हो गया, K1 की वैल्यू आ गई 9K, ठीक है। ऐसे K2 की वैल्यू भी जहाँ तक मुझे लगता है जब इन दोनों को बराबर करोगे, ठीक है, तो K2 की वैल्यू भी 9K आ जाएगी। ऐसे जब इन दोनों को बराबर करोगे तो K3 की वैल्यू भी 9K आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, सिंपल, ठीक है। बस आपको K इंटू एल बराबर कॉन्स्टेंट पता होना चाहिए, उसके बाद आप सवाल ऐसे ही एज इट इज करके ले जाओगे, ठीक है। इसी तरीके से करते हैं, 3K इंटू एल विल बी इक्वल टू K1 इंटू L/3 विल बी इक्वल टू K2 इंटू L/3 विल बी इक्वल टू K3 इंटू L/3। आगे इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चल के कोई सा भी खतरनाक सा डेटा भी अगर आपको दे दिया जाएगा तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ इसी से रिलेटेड, ठीक है, ताकि आप उसको घर से करके लेके आओ। भाई वैसे इस लेक्चर में हमने सवाल बहुत करे, मतलब जितना हमने थ्योरी पढ़ी उससे ज़्यादा तो हमने सवाल करे जहाँ तक मुझे लगता है। एक काम करना, कितने सवाल हमने करे इस पूरे चैप्टर में आप हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। अभी तो ये चैनल उतना चल नहीं रहा है, पता नहीं कौन देखता होगा कौन नहीं देखता होगा, बट ठीक है यार, कभी ना कभी तो आप लोग देखोगी, कभी ना कभी तो मैं आपके काम आऊँगा ही, तब बता देना, ठीक है। अभी का तो पता नहीं है ना, अभी तो बस मेहनत किए जा रहे हैं, पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं होगा, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो अब देखो यार, सिंपल, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ को 2L कर दिया, ठीक है, और मैंने सवाल को सेम रख दिया, ठीक है, कि ठीक है 3K इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, 2L इसकी लेंथ है, इसको मैंने 3 इक्वल पीसेस में कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको वही चीज़ बतानी है, फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है आपको तीनों का, ठीक है।
थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। K1 K2 K3 मान लेना, जैसे हमने माना था। 12 को 3 इक्वल पीसेस में कट करोगे तो 12/3 12/3 12/3। ठीक है, आगे आप समझदार हो, आगे आप सॉल्व कर लोगे। ये है आपका होमवर्क। ठीक है, इसको आप बढ़िया तरीके से सॉल्व करके आना और समझना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, काफ़ी टाइम इसमें चला गया है। अब हम चलते हैं हमारे इस चैप्टर के नेक्स्ट। चलो भाई, अब कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, जिसका नाम है कंस्ट्रेंट मोशन एंड क्वेश्चंस। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और लेंगे जिसका नाम है मंकी प्रॉब्लम। नहीं तो मैं साथ साथ इसी में ही करवा दूंगा वो चीज़ भी। ठीक है, और फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरह से ख़त्म। बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बट मैंने यार कोशिश करी इस चैप्टर को बहुत ही कम समय में कंप्लीट करने की। मैं पूरी तरह से कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन पूरी तरह से नाकामयाब भी नहीं हुआ। ठीक है, मैंने बहुत कुछ ऐसा किया जो शायद पहले कभी किसी ने ना किया हो। ठीक है, तो देखते हैं यार आप लोगों को कैसा लगता है लेक्चर। ठीक है, पहले तो इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, तब ये लाइन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लाइन है हमारी लास्ट की। ठीक है, तो चलो यार कंस्टेंट मोशन एंड क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है। कंस्टेंट मोशन और क्वेश्चन में आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पर जो हम सवाल सॉल्व करेंगे ना, वो इन चीज़ों की वजह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, मेरा मतलब ये है कि ये जो लाइन लिखी है ना, और ये जो 2-3 छोटे-छोटे फॉर्मूलेज़ लिखे हैं, ठीक है, इनकी वजह से हम सवाल सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में सिखाऊँगा। ठीक है, सवाल जब मैं लेके आऊँगा। अभी के लिए अब बस आप समझ लो। देखो, अभी जो हमने पहले किया था ना, हमने क्या किया था, हमने थोड़ी देर पहले एक तरीके से इंक्लाइन प्लेन वाले सवाल करे थे, हमने पुली वाले क्वेश्चन करे थे। पुली में क्या आई थी, टेंशन आई थी। ठीक है, तो अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि वापस से टेंशन फोर्स आएगी। ठीक है, वापस से पुली आएगी, हो सकता है इंक्लाइन प्लेन भी आ जाए, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अब टेंशन फोर्स दोबारा आएगी, इसलिए उसके ऊपर हम ये सब चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन क्या लिखी है, इट मीन्स दैट द नेट वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज जीरो। ठीक है, मतलब आगे हम जितने भी सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है, उनमें हम एक चीज़ मानते हुए करेंगे। ठीक है, जो कि कई हद तक सही भी है। ठीक है, कैसे सही है, क्यों सही है, वो चीज़ तो यार आपको आगे समझ में आएगी फिजिक्स में। अभी के लिए बस आप ऐसा मान लीजिए। ठीक है, कि क्योंकि अगर मैं वो समझाने गया तो यार और ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है, और टाइम भी जाएगा, ऊपर से वो चीज़ अभी आपके उतने अच्छे से समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि वो आगे के चैप्टर्स की है, वो वर्क पावर एनर्जी की है। ठीक है, तो अभी के लिए बस आप इतना ध्यान में रखिए कि जो नेट वर्क डन होता है ना टेंशन फोर्स का, वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, वर्क डन आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर एक्स से दिखाएंगे, फोर्स यहाँ पे टेंशन है। ठीक है, टेंशन को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा कहना बस इतना सा है कि जो नेट फोर्स, ठीक है, जो नेट वर्क डन होता है टेंशन फोर्स के द्वारा, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यही चीज़ लिखिए, वर्क डन नेट बाय टेंशन फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, नेट वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स हमेशा जीरो होगा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो सकता है। ठीक है, ये इसी चीज़ को दर्शा रहा है, क्योंकि टी डॉट एक्स क्या है, ये एक तरीके से वर्क डन है, समेशन का मतलब नेट हो गया। ठीक है, तो नेट वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगली चीज़, अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूं तो फोर्स तो हमेशा कांस्टेंट है यहाँ पे, तो टी बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वेलोसिटी। तो जो नेट, ठीक है, जो नेट जो प्रोडक्ट बनेगा टी डॉट वी का, ठीक है, उसका अगर हम सबका समीशन कर दे तो भी आंसर जीरो आएगा। ठीक है, यानी कि टी डॉट एक्स नेट विल बी इक्वल टू जीरो, टी डॉट वी का नेट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें, मतलब इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया, मतलब हमें तो बस एक बात पता थी कि नेट वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या था, समेशन ऑफ टी डॉट एक्स बराबर जीरो। मैंने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो मुझे समेशन ऑफ टी डॉट वी बराबर जीरो मिल गया। मैंने इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो टी बाहर आ गया, वी का डिफरेंशिएशन ए हो जाएगा, यानी कि एक्सलेशन। ठीक है, तो समेशन ऑफ टी डॉट ए भी हमेशा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में स्पेशली न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कि समेशन ऑफ टी डॉट ए हमेशा क्या होता है भैया, जीरो होता है। ठीक है, हम इस पूरे चैप्टर में इसी चीज़ का मेनली इस्तेमाल करते हैं कि समेशन ऑफ टी डॉट ए विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बस इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखना कि टी डॉट ए बराबर जीरो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि T1 A1 प्लस T2 A2 प्लस T3 A3 विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट ही है, तो T1 डॉट A1 का डॉट प्रोडक्ट T2 डॉट A2 का डॉट प्रोडक्ट है ना, इस तरीके से, इसी तरीके से है, मतलब डॉट प्रोडक्ट ही हो रहा है ये, है ना, सिंपल। ठीक है, तो
ठीक है, समेशन ऑफ टी डॉट ए बराबर 0 होता है, यही कंस्टेंट मोशन में हमको सवाल सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। बाकी अभी मैं जब क्वेश्चंस लूँगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए कोई आपसे पूछे कि हम कैसा मान के चलेंगे, टेंशन फोर्स का नेट वर्क डन 0 होगा, यानी कि समेशन ऑफ टी डॉट एक्स विल बी इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो समेशन ऑफ टी डॉट वी विल बी 0। इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो समेशन ऑफ टी डॉट ए बराबर 0। सिंपल, ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन करके कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। और ये कैसे आया मैंने आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर और फिर चलते हैं मन की प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब जैसे कि यार यहाँ पर हमको एक सवाल दे दिया, ठीक है, ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, रस्सी से बंधा हुआ है, ये हमारी पुली है, ठीक है। हमें यहाँ पर ईच ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बताना है और साथ ही साथ टेंशन फोर्स बतानी है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, दूसरा तरीका भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो इसको हम पहले मेथड नंबर 1 से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 1 यही कहता है जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, कि नेट वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स 0, यानी कि समेशन ऑफ टी डॉट ए बराबर 0, ठीक है। ये हमने जो पढ़ा था इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, टी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको देख के फील क्या आ रही है, ठीक है। फील तो ये आ रही है कि यार ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक्सेलेरेशन नीचे होगी, इसकी एक्सेलेरेशन ऊपर होगी, ठीक है। यही फील आ रही है, बिल्कुल यही फील आ रही है। बस थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि दोनों की एक्सेलेरेशन ऊपर है, क्योंकि एक्सेलेरेशन ऊपर मानना या नीचे मानना कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर पता है क्या करता है, उनकी डायरेक्शन, ठीक है। तो मेरे को वैसे समझ में आ रहा है कि 3 किलोग्राम की नीचे होगी, 2 किलोग्राम की ऊपर होगी। बट थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि इसकी भी एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ ए है और इसकी भी एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ ए है, ठीक है, मान लिया। वैसे मुझे पता है इसकी नीचे होगी, इसकी ऊपर होगी, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी है। बट मान लो थोड़ी देर के लिए दोनों की ऊपर है, ठीक है, दोनों की ऊपर की तरफ ए एक्सेलेरेशन है। और ए ही क्यों होगी, सेम ही क्यों होगी, क्योंकि रस्सी सेम है, टेंशन सेम है, ठीक है। रस्सी सेम है, टेंशन सेम है, तो एक्सेलेरेशन भी सेम होगा रस्सी के कंस्ट्रेंट की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद टेंशन यहाँ पे टी लग रही होगी, यहाँ पे भी टी लग रही होगी, ठीक है, सिंपल। इतना हमको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले इसकी एफबीडी बनाते हैं ये वाले ब्लॉक की, ठीक है। तो नीचे की तरफ एमजी लग रहा है, यानी कि 20 न्यूटन, नीचे की तरफ एमजी लग रहा है 30 न्यूटन, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी, ठीक है, क्या मिलेगी कि टी माइनस 20 विल बी इक्वल टू 2 इंटू ए, यानी कि नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, कि टी माइनस 30 विल बी इक्वल टू 3 इंटू ए, ये हमें मिल गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली मैंने सवाल ऐसा ले लिया, उसमें इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है, दूसरी इक्वेशन हो गई ये वाली। यहाँ पर मैंने सवाल ऐसा ले लिया कि कंस्टेंट मोशन का इस्तेमाल नहीं हुआ उतना। अभी मैं वो सवाल भी ले लूँगा जिसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा, बट अभी के लिए आप समझो मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या करो, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से टेंशन निकाल लोगे, आप यहाँ से एक्सेलेरेशन निकाल लोगे, ठीक है, सिंपल। इन दोनों को अगर आप एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, ऐड करोगे तो टेंशन आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के। तो यहाँ से इन दो इक्वेशन से, दो वेरिएबल आप आराम से टेंशन और एक्सेलेरेशन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो करके नहीं दिखा रहा, ये आपका हो गया मेथड नंबर 1, ठीक है। अब मैं आता हूँ मेथड नंबर 2 पे, ठीक है। मेथड नंबर 2 जो होता है बेसिकली वो और ज़्यादा आसान है, ठीक है। मेथड नंबर 2 में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक्सेलेरेशन निकालना, क्योंकि एक्सेलेरेशन सेम होगी। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है एफ नेट बाय एम, एफ नेट बाय एम ऑफ द बॉडी, ठीक है, सिंपल। तो इस पूरे सिस्टम का जो नेट एक्सेलेरेशन है वो ए ही तो है, क्योंकि सिंपल सी बात है, दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा। तो नेट फोर्स कितना होगा, 30 न्यूटन, 20 न्यूटन, और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी, मतलब मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम का मास कितना है, 2 + 3, तो ये कितना हो गया, 10/5 विल बी इक्वल टू 2। यानी कि ये जो ए की वैल्यू है ना, ये 2 निकल के आ रही है, आप यहाँ से निकाल के देख लो, ए की वैल्यू 2 ही आएगी, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे ही एक्सेलेरेशन की वैल्यू 2 आ जाएगी, आप यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकाल दोगे। टेंशन की वैल्यू कैसे निकालोगे, टी माइनस 20 विल बी इक्वल टू 2 इंटू ए, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 20 + 2a, ए की वैल्यू हमने 2 निकाल ली है, तो 20 + 4 विल बी इक्वल टू 24 न्यूटन। टेंशन आ जाएगी 24 न्यूटन, और जो हमारा एक्सेलेरेशन है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस एक ही सवाल को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो सिंपल है, ठीक है, कि सबसे पहले मान लो दोनों का एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ ही है, ठीक है।
ठीक है, सिंपल सी बात है। या 1 का नीचे भी मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इस वाली चीज़ का उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस वाली चीज़ का भी मैं यूज़ करके दिखाऊँगा, वो मैंने थोड़ा सवाल अलग ले लिया, लेकिन ठीक है, आपको ये वाला सवाल भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि t माइनस 20 विल बी इक्वल टू 2 इंटू ए। इस तरीके से हम इक्वेशन कैसे लगा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। मेथड नंबर 1 तो सिंपल था। मेथड नंबर 2 में हमने क्या किया, एक्सेलरेशन नेट को बराबर कर दिया एफ नेट अपॉन मास ऑफ द सिस्टम के, ठीक है, या फिर मास ऑफ द बॉडी के। तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक ही बॉडी मान लिया 5 किलोग्राम की, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। और नेट फोर्स क्या है, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, ठीक है। तो 30 माइनस 20 ये आ गया 10, 10/5 बराबर 2, ठीक है। फिर हमने एक की इक्वेशन लगा के हमने टेंशन भी आराम से निकाल दी, ठीक है। तो ये था सिंपल एक क्वेश्चन हमारा। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, उसको आप होमवर्क में करके लेके आना, ठीक है। फिर हम आपको और सवाल करवाते हैं। ये ना मैं सवालों की वैरायटी एक तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे इसमें वही वाला डिस्कस करना था, T1A1 प्लस T2A2 बराबर 0, जो मैंने अभी बताया था, उसके ऊपर सवाल करवाना था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने एक डिफरेंट क्वेश्चन लेके भी आपको बहुत कुछ सिखा दिया इसमें, ठीक है। 2 तरीके होते हैं हर सवाल को सॉल्व करने के, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, उसमें भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। कि सेकंड क्वेश्चन दे देता हूँ। मान लो ये एक तरीके से कोई है ना पुली है, नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो है ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये जो है ये है 6 किलोग्राम का ब्लॉक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वही काम करना है, रस्सी में टेंशन बतानी है, और एक तरीके से बताना है, पहली बात तो रस्सी में टेंशन बतानी है, और दूसरा आपको एक्सेलरेशन निकाल के दिखाना है, ठीक है। ये है आपका होमवर्क, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारे सवाल करके लेके आने हैं। मैंने आपको और भी होमवर्क्स दिए हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करना, ठीक है। ठीक है, सिंपल आपको साफ साफ दिख रहा है। पहले इन दोनों के एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मान लो, ठीक है, या एक की नीचे। चलो एक क्वेश्चन में आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। मान लो आपने दोनों की ऊपर नहीं मानी, मान लो आपको दिख रहा था, आपने इसकी नीचे मान ली, इसकी एक्सेलरेशन आपने नीचे मान ली, इसकी आपने ऊपर मान ली, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नेट आप क्या लिखोगे, ठीक है, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। टेंशन कैसे निकालोगे, टेंशन किसी भी एक को पकड़ लो, मान लो ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ 60 न्यूटन, ठीक है, नीचे की तरफ 60 न्यूटन लग रहा होगा, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इक्वेशन, 60 माइनस टेंशन विल बी इक्वल टू 6 इंटू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू पुट करके आप टेंशन आराम से निकाल लोगे, जो कि आ जाएगी 60 माइनस 6 ए, ठीक है। तो बस यार इससे ज़्यादा हिंट नहीं दे रहा मैं, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, आपको दोनों मेथड से करके लेके आना है, ठीक है, ये वाले मेथड से भी और वो वाले मेथड से भी, ठीक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की वैरायटी तो हमारी ये हो गई, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे दूं, एक क्वेश्चन और करके लेके आना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है वो, यहीं पे दे दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा कि यहाँ पर एक तरीके से आपका है ना पुली है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपका एक 6 kg का मास है, यहाँ पर आपका एक 2 kg का मास है, और इसके नीचे ही जस्ट आपका एक 3 kg का मास है, ठीक है। इसमें भी आपको वही काम करना है, ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल के लेके आनी है, और रस्सी में टेंशन लेके आनी है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें और इसमें तो टेंशन सेम होगी, लेकिन इसमें टेंशन सेम नहीं होगी, ठीक है, इसकी टेंशन अलग होगी, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो भी आप लेके आना, लिख के लेके आना बढ़िया तरीके से, ठीक है। और आंसर जो है बेसिकली वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करना, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें भी आप वैसे ही करोगे, आपको साफ साफ फील आ रही है कि ये जाएगा नीचे की तरफ, ये जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। सिंपल उसी तरीके से सॉल्व करना है, इक्वेशन भी आपको वैसे ही लगानी है। और बाकी सवाल को और आसान बनाने के लिए आपको मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ, ये और ये सवाल सेम ही है, इन दोनों को एक सिस्टम मान लेना, तो 5 kg का एक ब्लॉक लग जाएगा आपको, ठीक है। इस तरीके से ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी आप घर से लेके आना, ठीक है। घर पे ट्राई करना, कैसे होगा नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको आंसर शेयर करूँगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे उस वाले टॉपिक पे यार, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है, T1A1 प्लस T2A2 प्लस T3A3 बराबर 0, उसके ऊपर कैसे बात करते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके पहले यार मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूँ, ठीक है, मतलब वही मंकी प्रॉब्लम मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इसी से मिलता जुलता है, ठीक है।
वो इसी से मिलता जुलता है, तो मैं आपसे अभी वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, फटाफट से मंकी प्रॉब्लम की, फिर हम उस पर आएंगे T1A1 प्लस T2A2 वाले टॉपिक पे, ठीक है। मंकी प्रॉब्लम, मंकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका होता है, कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लो यहाँ पर, ठीक है, एक दीवार है, एक सीलिंग है, ठीक है, एक सीलिंग है, ठीक है, और यहाँ पर एक रस्सी टंगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक रस्सी टंगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर कोई पुली नहीं है, यहाँ पर एक रस्सी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक बंदर है, ठीक है, एक बंदर है जो कि इस रस्सी पे इस तरीके से बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से बैठा हुआ है, इसका जो मास है वो 2 किलोग्राम है, ठीक है, और ये जो बंदर है ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ एक तरीके से एक्सेलेरेट करता हुआ जा रहा है, एक्सलेशन बराबर 2 मीटर पर सेकेंड से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर सही नहीं है, फिर से बना देता हूँ, 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 ठीक है, कि मान लो यहाँ पर हमारा, ठीक है, ये सीलिंग है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक बंदर है, ठीक है, ये 2 किलोग्राम के मास का है, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद एक्सलेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर पूछा है बता दो टेंशन क्या होगी, ठीक है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन बता दो, कैसे निकालोगे, ठीक है, मतलब ये बंदर ऊपर जाए तो टेंशन कितनी होगी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है, पहले इस बंदर की आप एफबीडी बनाओ, ठीक है, ये जो बंदर है इसकी अगर मैं एफबीडी बनाऊँ तो ऊपर की तरफ टेंशन लग रही होगी, ठीक है, ये जो जहाँ से इसने पकड़ रखा है ऊपर की तरफ टेंशन लग रही होगी, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा इसका 20 न्यूटन, ठीक है, और इसका जो नेट एक्सलेशन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप सिंपल इक्वेशन लिख सकते हो, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, मतलब t माइनस 20 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2, मतलब एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है। तो टेंशन यहाँ से कितनी आ गई, 24 न्यूटन आ गई, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मंकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक दो सवाल और देखते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आपको बस यहाँ पर ना एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन लगाना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन लगाना आता है ना तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर आप अच्छे से सीख जाओगे, फिर आपको कोई भी सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी इससे रिलेटेड, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कि यहाँ पर मैंने एक सीलिंग ले ली, ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, ये एक बंदर है, ठीक है, यहाँ से इसने ऐसे पकड़ रखा है, इसका मास है 2 kg, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन के साथ, ठीक है, 3 एक्सलेशन के साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक और बंदर है, इसने इधर पकड़ रखा है, ठीक है, इधर पकड़ रखा है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन के साथ, और इसका मास जो है वो 5 किलोग्राम है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर मैं जो जो पूछूंगा आप बताना, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपसे एक चीज़ यहाँ पर ये पूछ ली, ठीक है, कि ये जो बंदर बेसिकली जा रहा है, ठीक है, ये जो बंदर इसने यहाँ से पकड़ रखा है, इसने यहाँ से पकड़ रखा है टाइटली एकदम, ठीक है। तो पहले अगर मैं इस वाले बंदर की एफबीडी बनाऊँ, ये जो ये 2 वाला बंदर है, ये 1 वाला बंदर है, ठीक है, मैं अगर 2 वाले बंदर की एफबीडी बनाऊँ, ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ से इसने ऐसे पकड़ रखा है, तो ऊपर की तरफ लग रही होगी टेंशन, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या लग रही होगी, टेंशन लग रही होगी, ठीक है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रही होगी, नीचे की तरफ इसका मास इसको खींच रहा होगा mg, ठीक है, इसका नेट एक्सलेशन ऊपर की तरफ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये टेंशन जहाँ से इसने रस्सी को पकड़ रखा है, तो नेट टेंशन कितनी आ जाएगी, नेट टेंशन आ जाएगी t माइनस 20 विल बी इक्वल टू, इसका मास है 2 kg, 2 इंटू 3, ठीक है, तो टेंशन नेट कितनी आ जाएगी, 3 2 6 26 न्यूटन, ठीक है, यानी कि इस वाली रस्सी में जो टेंशन है ना वो 26 न्यूटन की होगी, ठीक है, मतलब ये जो बंदर एक तरीके से खींच रहा है इस वाली रस्सी में कितनी की टेंशन होगी, 26 न्यूटन की टेंशन होगी, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले बंदर पे, ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले बंदर पे, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला बंदर है ना, अब हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो इसका नीचे की तरफ इसका मास खींच रहा होगा 5 किलोग्राम का ये बंदर है, ठीक है, नीचे की तरफ इसका मास इसको खींच रहा होगा 50 न्यूटन के साथ, ठीक है, इसका एक्सलेशन नीचे की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है, और 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 इसने रस्सी को ऊपर की तरफ से पकड़ रखा है तो इसको टेंशन ऊपर की तरफ फील हो रहा होगा, ठीक है, टेंशन इसको ऊपर की तरफ फील हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस बंदर के बारे में एक तरीके से लिखें कि क्या मतलब कैसे हो रहा होगा, ठीक है, तो आप साफ साफ लिख सकते हो, ठीक है, कि 50
माइनस टेंशन विल बी इक्वल टू 5 इंटू 5, ठीक है। एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 माइनस 25 विल बी इक्वल टू टेंशन। तो टेंशन यहाँ से कितनी आ जाएगी 25 न्यूटन की, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बंदर वाले सवाल सॉल्व करते हैं, यानी कि इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन होगी 26 न्यूटन की, ये जो पूरा सिस्टम की वजह से, और इस वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो हो जाएगी 25 न्यूटन की, ठीक है। ऐसे होते हैं हमारे मंकी वाले क्वेश्चंस, बंदर वाले सवाल, ठीक है। इसमें बंदर की एक्सलेशन कभी ऊपर दे देगा, नीचे दे देगा, दाएं दे देगा, बाएं दे देगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बंदर को पकड़ना है, उसकी एफबीडी को बना डालना है, ठीक है। जैसे मैंने ये 1 वाले बंदर को पकड़ा, ठीक है, इसके पहले मैंने 2 वाले बंदर को पकड़ा था, ऐसे कितने ही बंदर वो क्यों ना दे दे, आप आराम से बना दोगे एफबीडी, ठीक है, किस तरीके से, है ना, सिंपल, यही तरीका होता है सवाल को सॉल्व करने का। और एक बात का और ध्यान रखना है, ठीक है, अगर ये बंदर एक्सेलरेट ना कर रहे होते ना तो कहानी कुछ और हो जाती, ठीक है। अगर इन बंदर का एक्सेलेशन नहीं होता ना तो कहानी कुछ और होती। करके दिखाऊं, करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर ये बंदर एक्सेलरेट नहीं कर रहे होते, ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक सवाल कराता हूँ, ठीक है। अगर ये बंदर एक्सेलरेट नहीं कर रहे होते तो कहानी कैसी होती, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी होती, ठीक है, समझना। यहाँ पर एक बंदर है, ठीक है, अभी मैंने क्या लिया था, इसका मास लिया था 5 kg, इसका मास लिया था मैंने 2 kg, ठीक है। अगर ये बंदर मान लो थोड़ी देर के लिए सिंपल ऐसे खड़े होते, इक्विलिब्रियम पे होते, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं हो रहा होता, ठीक है, तो सिंपल ये भी इक्विलिब्रियम पे है, ये भी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो टेंशन कितनी होती इस वाली स्ट्रिंग में और इस वाली स्ट्रिंग में, ये हमसे पूछ लिया, ठीक है। तो कुछ नहीं यार, ठीक है, इसका नीचे लग रहा है 20 न्यूटन का मास, 20 न्यूटन का, ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ऊपर और कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेंशन होती ना वो भी 20 न्यूटन की हो जाती, ठीक है। बट यहाँ पर जो टेंशन होती ना वो अलग होती, ठीक है। यहाँ पर जो टेंशन की वैल्यू होती है वो कितनी होती, इस वाले बंदर की वजह से 50 न्यूटन, और इस वाले बंदर की वजह से 20 न्यूटन, 70 न्यूटन। चलो भाई, अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस पे जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, T1A1 प्लस T2A2 प्लस T3A3 बराबर 0, जो मैं बात कर रहा था, अब हम उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो उनके क्वेश्चन देखने में कुछ इस तरीके के होते हैं, मतलब यहाँ पर आपसे कुछ ऐसा नहीं बोला जाएगा कि सब कुछ इक्विलिब्रियम पे है, जैसा कि हमने पहले कुछ क्वेश्चंस में किया था वैसा यहाँ पर नहीं बोला जाएगा। आपको यहाँ पर कहा जाएगा कि इनके एक्सलेशन बताओ, रस्सी में टेंशन बताओ, ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ आपको होमवर्क में दूंगा, अच्छे से ट्राई करना, समझना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऐसा डेटा नहीं दिया है, M1 की जगह आपको डेटा दे दिया जाएगा, M2 की जगह आपको डेटा दे दिया जाएगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पर बिना डेटा के आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बस इक्वेशंस लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि मान लो यहाँ पर हमसे पूछ लिया एक्सलेशन और टेंशन वगैरह के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है, M1 और M2। मान लो इसका एक्सलेशन ऊपर की तरफ A1 है, ठीक है, और मान लो इसका एक्सलेशन ऊपर की तरफ A2 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें A1 A2 ही मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रस्सी सेम नहीं है। देखो गौर से, ये वाली रस्सी ये है, तो ये वाली रस्सी ये है, यानी कि दूसरी है, ठीक है। तो रस्सी अलग होती है तो टेंशन भी अलग हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है, इसका हमने A1 एक्सलेशन मान लिया, इसका A2 मान लिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टेंशन की, ठीक है। तो टेंशन हमने जो पुराना तरीका सीखा था ना, T2T, वो वाला तरीका लगाना पड़ेगा। तो मान लो इसमें टेंशन T है, तो इसमें भी T, तो इसमें 2T, तो इसमें भी 2T, और ऊपर की तरफ हो जाएगी कितनी 4T, ठीक है, सिंपल। अब क्या करोगे, अब सिंपल T1A1 प्लस T2A2 बराबर 0, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि टेंशन ऊपर की तरफ है, एक्सलेशन भी ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है समेशन ऑफ T वेक्टर डॉट प्रोडक्ट A वेक्टर बराबर 0, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इन दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है तो हम इनको एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। तो T इंटू A1, ठीक है, T इंटू A1 प्लस 2T इंटू A2, तभी हमने सबकी डायरेक्शन ऊपर मानी है, क्योंकि टेंशन की भी डायरेक्शन ऊपर है, समझ रहे हो बात को, टेंशन भी ऊपर की तरफ लग रही है, और अगर एक्सलेशन भी ऊपर की तरफ हो गई ना सबकी, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमें यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखना पड़ेगा, हमारा यहाँ पे हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ मान लिया, इसको भी ऊपर की तरफ मान लिया, तो 2T इंटू A2 प्लस T इंटू A1, और कोई बॉडी नहीं है, विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक्सलेशन, ठीक है, यहाँ से, यानी कि यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि T से T और T कट जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि T से T कट गया, तो A1 प्लस 2 टाइम्स A2 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आप A1 की वैल्यू पुट कर दो, A2 की वैल्यू पुट कर दो, टेंशन निकाल लो, और टेंशन से आप एक्सलेशन निकाल लोगे। कैसे, देखो आपका यहाँ पर ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, A1 की वैल्यू पुट कर दी, तो A1 की वैल्यू आप कैसे पुट करोगे, नीचे की तरफ M2 इंटू G लगेगा, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 की वैल्यू हो जाएगी
खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, सिंपल इस तरीके से। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, T माइनस M2 इंटू जी डिवाइडेड बाय M2, ठीक है, ये A1 की वैल्यू आ गई। और A2 की वैल्यू कैसे पुट करोगे, एज इट इज़ ऐसे ही, ठीक है, नीचे लग जाएगा M1 इंटू जी, ठीक है। तो A2 की वैल्यू आप कैसे पुट करोगे, A2 की वैल्यू आप पुट करोगे 2T माइनस M1 इंटू जी डिवाइडेड बाय M1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2T माइनस M1 इंटू जी डिवाइडेड बाय M1, ठीक है। इस पूरे की जो वैल्यू है ये बराबर 0 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको अगर M1 और M2 दे दूँ तो आप यहाँ से टेंशन निकाल लोगे, और जैसे ही आपने टेंशन निकाली ना, आप A1 और A2 भी निकाल लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। मेरा बोर्ड छोटा पड़ गया थोड़ा सा, ठीक है, बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि सबसे पहले कभी भी ऐसा सवाल दिया जाए सबकी एक्सप्रेशन ऊपर की तरफ मान लो, ठीक है। फिर आप टेंशन के साथ खेल लो, T 2T 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 4T, ठीक है। फिर आप याद करो समेशन ऑफ T डॉट A बराबर 0 हुआ करता था, इसका मतलब T1 A1, ठीक है, T इंटू A1 प्लस 2T इंटू A2, ठीक है, प्लस में ही आएगा, विल बी इक्वल टू 0, यानी कि T से T कट गया, मतलब T और T 0 हो गया। A1 प्लस 2 टाइम्स A2 बराबर 0। अब यहाँ से A1 और A2 की वैल्यू पुट कर दो। A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय मास। A2 की वैल्यू खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय मास। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से हमारी टेंशन आ जाएगी, और टेंशन जैसे ही हमने निकाल ली, यहाँ से हमारा सेपरेट एक्सलेशन आ जाएगा, किसका क्या एक्सलेशन होगा, ठीक है, सिंपल। तो इस चीज़ को समझना, थोड़ा सा घर पे बैठ के सोचना कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ सवाल को सॉल्व, और अगर ना समझ में आए तो एक बार बैक करके देख लेना, ठीक है। बाकी इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके लेके आना, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर आप क्या करना, यहाँ पर आप इसका ऊपर की तरफ एक्सलेशन A2 मान लेना, इसका इधर की तरफ एक्सलेशन A1 मान लेना और सॉल्व कर लेना, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर भी आप वैसे ही करना, ठीक है। इसका एक्सलेशन जो है, ठीक है, यहाँ पर ये भी होमवर्क है, ठीक है। सबसे पहले एक्सलेशन मानो दोनों का, आगे की तरफ ऊपर की तरफ जैसा मानना हो, ठीक है। उसके बाद टेंशन लिखने की कोशिश करो, T 2T वाला मेथड। उसके बाद T1 A1 प्लस T2 A2 बराबर 0 कर दो, और उसके बाद T तो कट ही जाएगा क्योंकि T हमेशा सेम होगा। उसके बाद A1 और A2 की वैल्यू पुट करके टेंशन निकाल लो, और टेंशन निकालने के बाद A1 और A2 की सेपरेट वैल्यू निकाल लो, ठीक है, सिंपल। ये वाला भी आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको भी आपको करके लेके आना है घर से, किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने ये किया है, ठीक है। आसानी से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। 2 होमवर्क मैंने आपको यहाँ पर दे दिए, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं। चलो भाई, फाइनली हम आ गए इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने, ये 4 है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक इंक्लाइन प्लेन सा दे दिया, ठीक है। ये पुली है, ये भी पुली है, ये 2 ब्लॉक लटके हैं, यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसका एक्सलेशन ऊपर की तरफ 4 है, इसका एक्सलेशन नीचे की तरफ 3 है, इसका एक्सलेशन हमें बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। पहली बात तो कुछ लोग कहेंगे मास बताओ, मास बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले तो वही वाला खेल करो, टी 2T, इधर की तरफ से भी 2T, ठीक है। अब सिंपल वही वाली इक्वेशन लगा दो, ठीक है, जो हमने सीखी थी, T डॉट A बराबर 0, ठीक है। तो पहला देखो, T और A का साइन अपोजिट है, ठीक है, तो कभी भी अपोजिट साइन हो हमेशा माइनस लगाना है, -3 इंटू T, ठीक है, पहला प्लस। अब यहाँ पर 2T और 4 का साइन सेम है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस वाले अगर डायरेक्शन सेम है T और A की तो प्लस का यूज़ करना है, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लगाना है, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है उसी वजह से, ठीक है। 2T इंटू 4 प्लस, मान लो इस वाले ब्लॉक का एक्सलेशन ऊपर की तरफ A है, ठीक है, जो कि हमें निकालना है, प्लस T इंटू A विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3T प्लस 8T प्लस 80 बराबर 0, T से T खत्म, ठीक है। तो 8 में से 3 गया 5, 5 प्लस A बराबर 0, तो एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब -5 आने का पता है क्या मतलब है, -5 का मतलब रिटार्डेशन नहीं है, ठीक है। -5 का मतलब आने का मतलब ये है कि हमने एक्सलेशन को ऊपर की तरफ माना था ना, तो वो एक्सलेशन नीचे की तरफ है, और पता है कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से कभी भी नेगेटिव साइन आ जाए एनएलएम में तो हमेशा ध्यान रखना रिटार्डेशन नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि अपोजिट जो हमने साइन माना था उसका जस्ट उल्टा हमारा आंसर है, ठीक है। बाकी इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क में करना, सेम क्वेश्चन है, इसका एक्सलेशन आगे की तरफ 4 है, इसका निकालना है, और इसका नीचे की तरफ 6 है, ठीक है। सेम तरीके से ये भी सॉल्व होगा। तो यार यही होते हैं हमारे कंस्टेंट मोशन के क्वेश्चंस, उनकी इक्वेशंस, ठीक है।
फाइनली यार, फाइनली इस चैप्टर को बनाने में यार बहुत मेहनत लग गई सच में। मतलब इतनी मेहनत ना मैंने ज़िंदगी में नहीं करी होगी किसी एक चीज़ के ऊपर। और ठीक है यार, मतलब अभी नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, अगर मेरा ये लेक्चर किसी के लिए भी हेल्पफुल साबित होता है, कोई भी बच्चा इससे बहुत कुछ सीखता है, अगर अच्छा फ़ील करता है, चीज़ों को समझता है डीपली जाके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आके प्यारा सा कमेंट करता है तो यार मेरे को तब भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी यार फाइनली मेरी तरफ से इतना ही था, ये चैप्टर मैं यहीं एंड करता हूँ, ठीक है। और मैं क्या एंड करूँगा, ये चैप्टर अब एंड ही हो गया, क्योंकि यार मैंने इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। जो कि मैं छोड़ सकता था नहीं पढ़ाता, ठीक है, कि छोटा सा लेक्चर है छोड़ देते हैं, क्रिस्प पढ़ाना है, कंसाइज़ पढ़ाना है, ठीक है। मैंने इस लेक्चर को बहुत टाइम दिया है, बहुत डिटेल में मैंने इसके ऊपर चर्चा करी है, बहुत डिटेल में मैंने बातें करी हैं, ठीक है। मैं इस लेक्चर को हो सकता है 2 पार्ट में अपलोड करूँ, हो सकता है सिंगल में ही अपलोड कर दूँ, मुझे नहीं पता, अभी देखूँगा कितना बड़ा ये लेक्चर हो रहा है, ठीक है। बाकी ठीक है यार, जो भी हुआ अच्छा हुआ, आगे चल के आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि अगर आपका कल एग्ज़ाम है और आपने मेरे ख़्याल से 2 ढाई घंटे का लेक्चर हो गया होगा, ठीक है। आपका कल एग्ज़ाम है, आपका कल फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम है, हाफ़ ईयरली या फिर फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम भी हो सकता है, और आपने आज इस लेक्चर को कर लिया ना, आपको गारंटी मैं देता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ। और जहाँ आप 10 में से 2 नंबर 1 नंबर लेके आ रहे थे, वहाँ आप 10 में से 10 के लायक हो जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। बस जितना मैंने कराया उतना कर लेना, इसके आगे इसके अलग से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं तो अब आपसे इतना कहूँगा कि आपको इसके बाद कुछ क्वेश्चन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें ही इतने क्वेश्चन लगवा दिए हैं। अगर आपने उन होमवर्क्स को भी अगर अच्छे से कर लिया, जो मैंने क्लास में क्वेश्चन कराए उनको भी अगर अच्छे से समझ लिया, तो आपका ये चैप्टर इतना बढ़िया तैयार हो जाएगा ना कि आप जो क्वेश्चन उठाओगे फिज़िक्स का, वो आप करके ले जाओगे, ठीक है? तो यार इसी के साथ इस चैप्टर को, इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच यार मेरे को इतना टाइम देने के लिए। और यार बहुत मेहनत लगी है इस लेक्चर को बनाने में, ठीक है। कितनी तो मैंने इसमें क्लिप्स निकाली हैं, कितनी बार मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। अब जाके लेक्चर रेडी हुआ है, अब मैं इसकी एडिटिंग करूँगा, फिर अपलोड करूँगा। काफ़ी कुछ करना है मुझे अभी, ठीक है। बाकी ठीक है यार, अब देखते हैं फिर कब मिलेंगे। एट द एंड आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है। और इस लेक्चर को आप बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, और जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं उनको ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। सो गाइस फाइनली हमने इस चैप्टर को, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है इसके थर्ड पार्ट के साथ। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बने रहिए स्मार्ट स्टडीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ़ यू लव द कंटेंट। मिलते हैं जल्द ही न्यू चैप्टर के साथ, पढ़ते हैं कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ फंटेस्टिक। और बस टाटा बाय बाय, टेक केयर।